BA 4th सेमेस्टर उर्दू MJC 5 का चैप्टर 4 आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। इसमें पढ़ना क्या है, तो इसमें पढ़ना है कसीदा निगारी का फ़न और रिवायत। वो भी आसान भाषा में मैं समझाऊंगी, जो कि आप लोग को समझ में आ ही जाएंगे। और जो नोट्स हैं, चैप्टर 4 के नोट्स है, वो कहाँ पर मिलेगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें, और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक अगर आप लोगों ने एक भी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर आप लोग सारे वीडियो को वॉच कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे कसीदा। आखिर ये होता क्या है, तो इसका लग़वी मानी है इरादा करना। और ये जो लफ्ज़ है ये कहाँ से आया, तो ये एक अरबी लफ्ज़ है जो कि कसद से बना है, जिसका जो लग़वी मानी है वो है इरादा करना। यानी कि शायर एक ख़ास इरादे और मकसद के तहत नज़्म लिखता है। और इसका जो इस्तिलाही मानी है वो है ऐसी नज़्म जिसमें किसी शख्स, जैसे बादशाह हो गया, अमीर हो गया, या बुज़ुर्ग की तारीफ़ की जाए या बुराई की जाए। ठीक है, इसका इस्तिलाही मानी यही होता है। और जो इसकी बनावट है, यानी कि कसीदा की जो हैयत है उसकी बात कर ली जाए, तो कसीदा की बनावट गज़ल जैसी होती है। इसका पहला शेर मतला होता है और बाकी तमाम अशार के दूसरे मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। ठीक है, तो ये था कसीदा। इसके लग़वी मानी आप लोग को पता चल गया, इस्तिलाही मानी मालूम चल गया, इसकी हैयत भी पता चल गई। अब इसके फ़न की बात कर ली जाए, यानी कसीदा का जो फ़न है उस पर बात कर लेती हूँ मैं। तो इसमें शौकत अल्फाज और बुलंद आहंगी होती है। कसीदे में आम ज़ुबान की जगह पर रौबदार ज़बान इस्तेमाल होता है, यानी कि इसकी जो ज़ुबान है वो आम ज़ुबान नहीं है, ठीक है, रौबदार ज़ुबान है इसकी। और इसमें मुबालगा अराई, यानी कि बढ़ चढ़ कर बात करा जाता है। यानी कसीदा में क्या होता है कि बढ़ चढ़ कर बात की जाती है। इसके अलावा कसीदे के तमाम इज्जा, जैसे तशबीब, गरीज़, मदा और दुआ इसमें होनी ज़रूरी है, ताकि बात कहीं टूटती हुई ना लगे। ठीक है, और साथ ही में इसमें तख़ील की बुलंदी होती है, यानी कि इसमें तशबीहात और इस्तियारात के ज़रिए ऐसे अनोखे ख़यालात लाता है जो आम शायरी में नहीं मिलते हैं। और इसमें काफ़िया व रदीफ़ की पाबंदी भी होती है, यानी कि कसीदे की ज़मीन सख्त और बहर तवील होती है। इतने बड़े कलाम में काफ़िया व रदीफ़ का नज़्म बरकरार रखना शायर की फ़नी महारत का सबूत होता है। ठीक है, तो ये था कसीदे का फ़न। और यही पॉइंट्स आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन में भी लिख कर आने हैं, और एग्जामिनेशन में कसीदे का फ़न लिखने को ज़रूर आएगा। तो ये सब आप लोग याद कर लेना। ठीक है, नोट डाउन कहाँ से कर सकते हैं, तो वेबसाइट पर मैं सब कुछ लिख कर डाल चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से जाके नोट डाउन कर लेना। अब बात कर ली जाए कसीदे की इज्ज़ाई तरकीबी की। कसीदे की कितनी इज्ज़ाई तरकीबी होती है, तो 4 होती है। ठीक है, पहला तशबीब, जिसे तमहीद भी कहा जाता है, जिसे कसीदे का पहला हिस्सा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है गरीज़, जिसे मोड़ कहा जाता है। उसके बाद आता है मद, जिसे मरकज़ी हिस्सा कहा जाता है। उसके बाद आता है दुआ या हुस्न तलब, जिसे आखिरी हिस्सा कहा जाता है। अब ये सब होता क्या है, उस पर मैं बात कर लेती हूँ। तशबीब, पहला जो कसीदे का इज़्ज़ाई तरकीबी है वो है तशबीब, जिसे तमहीद भी कहते हैं। ठीक है, तो तशबीब या तमहीद वो होता क्या है, तो कसीदे का पहला हिस्सा, इसमें शायर असली बात शुरू करने से पहले मौसम, बहार, हुस्न व इश्क या दुनिया के हालात का जिक्र करता है, उसे तशबीब या तमहीद कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को पता चला ये कसीदे का पहला हिस्सा होता है। दूसरा है, सेकंड है गरीज़, जिसे मोड़ कहा जाता है। तो तशबीब से असल मकसद तारीफ की तरफ जाने का रास्ता। शायर इस तरह बात बदलता है कि पढ़ने वाले को अजनबी ना लगे। थॉट जो है आप लोग का मदद, उसकी तारीफ, यानी कि ये होता क्या है, तो ये एक मरकज़ी हिस्सा है, ये कसीदे का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसमें ममदूह की बहादुरी, सखावत, अदल और दिगर खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाता है। ठीक है, तो कसीदा में तो आप लोग को पता ही है इसमें क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है, तो उसमें यही चीज़ होता है। उसके बाद आता है आखिरी में दुआ या हुस्न तलब, जिसे आखिरी हिस्सा कहा जाता है। तो कसीदे के आखिर में शायर ममदूह की लंबी उम्र और कामयाबी के लिए दुआ करता है या अपने लिए इनाम की दरख्वास्त करता है, उसी को कहा जाता है आखिरी हिस्सा। सिंपल। तो ये थे कसीदे के इज्जाई तरकीबी। अब मैं बात कर लेती हूँ कसीदे की रिवायत की। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कसीदे के कुछ अहम इकसाम भी हैं, जैसे मदहिया कसीदा हो गया। ये सब आखिर होता क्या, तो ये एक्स्ट्रा है, आप लोग चाहो तो पढ़ भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे उर्दू में कसीदा निगारी की रिवायत।
قصیدہ آخر ہوتا کیا یہ پتہ چل گیا، اس کا جو فن ہے وہ بھی معلوم چل گیا۔ اب قصیدہ نگاری کی روایت آپ لوگ دیکھیں گے تو دکن میں شروعات ہوتی ہے۔ قصیدہ نگاری کی جو شروعات ہوتی ہے وہ دکن سے ہوتی ہے۔ قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا باضابطہ قصیدہ نگار مانا جاتا ہے۔ نصرتی اور گواسی بھی دکن کے مشہور شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے شمالی ہند میں اس کی ارتقا۔ مرزا محمد رفیع سودہ، انہیں اردو قصیدے کا امام کہا جاتا ہے۔ اب آبجیکٹیو میں یعنی معروضین میں کوشچن یہ پوچھے جا سکتے ہیں کہ اردو قصیدے کا امام کسے کہا جاتا ہے، تو آپ لوگ لکھ دیں گے، وہاں پہ ٹک کریں گے مرزا محمد رفیع سودہ، انہیں ہی قصیدے کا امام کہا جاتا ہے۔ ان کے قصائد میں جا و جلال اور بلند آہنگی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے شیخ ابراہیم ذوق کا، جو بہادر شاہ ظفر کے استاد۔ ذوق نے زبان کی صفائی اور خوبصورت الفاظ کے استعمال میں کمال حاصل کیا۔ تھرڈ نمبر پہ آتا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، انہیں سب کوئی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کافی مشہور شاعر رہ چکے ہیں۔ تو ان کے بارے میں دیکھیں گے، غالب کے قصائد میں فکر کی گہرائی اور نئے انداز بیان کی جھلک ملتی ہے۔ غالب کے بعد آتے ہیں محسن کاکوڑوی، انہوں نے اردو قصیدے کو صرف نعت اور مذہبی موضوعات کے لیے وقف کیا۔ اب یہاں پہ قصیدے کی اہمیت اور زوال لکھیں گے۔ ادبی اہمیت: قصیدے نے اردو زبان کو مشکل اور شوکت والے الفاظ کا ذخیرہ دیا اور زبان کو وسعت عطا کی اور باوقار بنایا۔ زوال کے اسباب یہاں پہ دیکھیں گے، شاہی درباروں کا ختم ہونا، حد سے زیادہ مبالغہ آرائی اور جدید دور میں غیر واقعی تعریفوں کی مقبولیت ختم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا قصیدہ کیا ہوتا ہے اور اس کی جو فن ہے اور اس کی جو روایت ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ چل گئی ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگ جانا، ڈسکرپشن چیک کر لینا، وہاں پہ میں نوٹس دے دوں گی، وہاں سے جا کے آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لینا۔ اور ایک چیپٹرز اور بچ گئے ہیں MJC 5 کے، وہ بھی میں کل کمپلیٹ کرا دوں گی۔ اس کے بعد صرف آبجیکٹیو، لانگ کویشچن، یہ سب میں کراؤں گی، کلیئر؟ تو چلیں پھر ملتی ہوں دوسرے ویڈیو میں، جب تک آپ لوگ چینل پہ بنے رہیں، ڈسکرپشن چیک کریں، وہاں پہ نوٹس مل جائیں گے۔